नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। फिर से मैं मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं जो 35 नंबर का हाल ही में लगा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब देखो पेपर्स को सॉल्व करो ना, इसके कुछ तरीके याद रखा करो। एक तो पैनिक मत हुआ करो कि सारे लोग पैनिक हो रहे हो। पैनिक होने के पीछे कारण क्या होता है मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम होती है। हम प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते हैं तो हमें पैनिकनेस होने लग जाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मैं 3 चीज़ हमेशा बताता रहा हूँ कि सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसे रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट को एनालिसिस कीजिए, और वही काम अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 1851 में किसने श्यानता के अपने नियम के साथ एक श्यान द्रव के माध्यम से एक छोटे से गोले के वेग का वर्णन करते हुए द्रव्य यांत्रिकी की खोज की। द्रव्य यांत्रिकी की 1851 में जिस व्यक्ति ने खोज की थी उनका नाम था जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स। क्या नाम था बच्चों? जॉर्ज गैब्रियल स्टोक्स था। इन्होंने कब इसका इजाद किया था ये तरीका? 1851 में द्रव्य यांत्रिकी की खोज की थी। ये बात आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रख लेनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसे कम कर दिया गया है, उस दर को क्या कहते हैं? ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनिएगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं आया है। जो ये रेट्स जो दे रखी है, जैसे नगद आरक्षित, जैसे कैश रिजर्व रेट बोला जाता है, रेशो भी कई जगह बोल दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट, ये सारे एग्जामों में कई बार आपसे पूछ लिए गए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम एग्जाम के टाइम में कुछ ना कुछ गड़बड़ पैनिक हो जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन चारों से चारों चीज़ें पूछी गई है। पीवाईक्यू की तरह देख सकते हो, यहाँ से नया क्वेश्चन भी आप बना सकते हो। देखो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए ऋण देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रेट को क्या बोलते हैं उसकी? देखो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक यानी कि मैं बोल देता हूँ पीएनबी, एसबीआई को कोई लोन दिया, इनको क्या किया? लोन। तो वो रेट जो होगा वो क्या होगा, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो उसको बोलते हैं बच्चों रेपो रेट। उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? रेपो रेट बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, रेपो रेट। अगर यहां पे उल्टा हो जाता, कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहे होते तो ये क्या होता? रिवर्स रेपो रेट हो जाता। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, बैंक रेट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। और नगद आरक्षित दर। ठीक है, अब सीधी सीधी ये है, आप इसे आसान भाषा में समझिए कि पीएनबी बैंक के द्वारा या एसबीआई के द्वारा कोई भी मनी या कैश किसके पास रखा हुआ है? आरबीआई के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है। कोई कैश का परसेंटेज आरबीआई के पास रखा है, आरबीआई के पास रखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे। कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे इसको। ये सिंपल सी बात हमें यहाँ से याद रखनी है। जो ये डेफिनेशंस है सबको याद रखना है। नगद आरक्षित रेशो यानी कैश रिजर्व रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, चारों पूछे आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो हमें यहाँ से याद रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? अब देखो ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे वो कितने रहते थे, कितने परसेंटेज निवास करते? जैसे 100% है, 100% में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो हिंदुइज्म की करती है, 79.2। मैं अप्रॉक्स इसको 80% कर देता हूँ, एपी कर रहा हूँ, उसको ये बात ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे जो निवास करते हैं वो मुस्लिम लोग करते हैं। वो कितने करते हैं? 14.2% करते हैं। ये अकॉर्डिंग किसके कर रहे हैं हम लोग? 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। अब हर 10 ईयर्स में सेंसस होता है, 10th ईयर जो होता है वो सेंसस का होता है। और इसके अकॉर्डिंग 2011-21 में सेंसस होना था बट नहीं हुआ। इसके पीछे जो कारण दिए जाते हैं मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कोरोना पैंडेमिक के रीजन दिए जाते हैं बच्चों। कौन सा रीजन दिया जाता है? कोरोना पैंडेमिक के रीजन यहाँ पर दिए जाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कोरोना पैंडेमिक के क्या दिए जाते हैं, यानी कोरोना महामारी जो होती है उसके रीजन्स यहाँ पे। अब ये मेरे को बताओ, क्लियर दिख रहा है ना आपको? आई थिंक दिख रहा है।
तो दिए जाते हैं। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14.2%। अब चलते हैं आगे, सेंसस। पहली बार वर्ल्ड लेवल पर सेंसस या कब, देखो सेंसस का हमें जो अभिलेख मिलता है कौटिल्य की हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। उसके बाद हमें वेदों में भी, इससे पहले वेदों में भी हमें देखने को मिलता है। वेदाज में, वेदों में भी हमें सेंसस के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, जब मिडाइवल इंडिया में आते हैं तो अकबर की आईने अकबरी में मिलता है हमें। अकबर की एक बुक है आईने अकबरी, उनमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसके बाद जो मॉडर्न इंडिया जब आता है, मॉडर्न वर्ल्ड जब आता है, तो मॉडर्न इंडिया में हमें सेंसस के अवशेष मिलते हैं। अब हम देखे गए मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहले जो सेंसस का श्रेय दिया जाता है वो स्वीडन को दिया जाता है। सबसे पहले जो जनगणना होती है 1749 में, कहाँ पर होती है बच्चों, स्वीडन में होती है। इसके पश्चात अलग अलग जगह, इसके पश्चात अमेरिका में हमें देखने को मिलती है, यूएसए में डिगेडियल दशकीय जनगणना हमें देखने को मिलती है अमेरिका। यूएसए में हमें देखने को मिलती है डिगेडियल जनसंख्या होती है, यानी कि दशकीय जनगणना। ये हमें जनगणना देखने को मिलती है। पहली बार अंग्रेजों ने 1800 यानी कि 1799 और 18 में करवाई थी। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना। यूके में जो जनगणना प्रारंभ होती है, इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस होता है वो कब होता है बच्चों, वो होता है 1881 के अंदर, सॉरी 1872 कीजिए, 1881 में डिगेडियल स्टार्ट हो जाएगी लॉर्ड मेयो के समय पर। इसके पश्चात कब होती है, 1851 प्रॉपर तरीके से होने लग जाती है लॉर्ड रिपन के समय पर। किसके समय पर होने लग जाती है, लॉर्ड रिपन के समय पर जनगणना ढंग से प्रॉपर तरीके से प्रारंभ होने लग जाती है। वॉइस क्लियर है सभी को, ठीक है जी, आ जाइए। ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू चलने लग जाती है। स्वतंत्रता के हमारे भारत देश के आज़ाद होने के बाद पहली बार जो जनगणना प्रारंभ होती है 1951 में होती है ये बात, और आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। उसके बाद भारत देश में कोई भी जनगणना नहीं हुई है। हम जो डाटा याद रखेंगे वो 2011 का डाटा याद रखेंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 है, लेकिन हमें नंबर 1 याद नहीं रखना है, हमें जो याद रखना है वो सेकंड नंबर ही याद रखना है, क्योंकि हमारे देश में जनगणना जो लास्ट हुई है वो 2011 में हुई थी। 2011 में जब जनगणना हुई थी, 2011 में जब जनगणना होती है तो उसमें एक बात ध्यान रखना, जब रजिस्ट्रार जो होते हैं, जनगणना आयुक्त तो होते हैं, उनका नाम होता है चंद्रमौली साहब। तो जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे, जनगणना आयुक्त चंद्रमौली, जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब। और पहली बार जब थे, कौन थे, पहली बार जो 1872 यानी लॉर्ड रिपन के समय पर जो होती है तब कौन थे, तब मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए थोड़ा सा, तो याद रखना WC प्लाउडेन। कौन होते हैं, WC प्लाउडेन होते हैं। ये बात आपको छोटी सी याद रखनी है। 3 चीज़ और याद रखनी है, मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ। एरिया वाइज जो स्टेट है, एरिया वाइज स्टेट सबसे बड़ा कौन सा है, एरिया वाइज जो स्टेट है यानी जनगणना के एरिया वाइज सबसे बड़ा जो स्टेट है उसका नाम क्या है, राजस्थान है। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशो किस स्टेट में है, ये भी याद रख लेना, साथ साथ केरल में है, अच्छे से पता होगा आपको। ठीक है ना। सेक्स रेशो के अलावा लिटरेसी रेशो भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी साक्षरता से मतलब है, इसमें टॉप कौन करता है, इसमें भी केरल टॉप करता है। अगर पॉपुलेशन की बात आए तो पॉपुलेशन में कौन है, तो इसमें यूपी आता है यानी कि उत्तर प्रदेश आता है। अगर डेंसिटी की, घनत्व की बात की जाए, डेंसिटी में बिहार आता है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। मोटा मोटा जानकारी मैं आपको दे दिया हूं, तो ये सारी जानकारी आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केरल निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए फेमस है। पोंगल तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में भी है, उगादी महाराष्ट्र में है, बिहू असम में है, ओनम है केरल में। हमसे पूछा गया है कि केरल में कौन सा त्यौहार फेमस है, पोंगल है या बिहू है, उगादी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ से ओणम। बिहू कहाँ पे है, मेनली असम में है।
इसके जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ पे भी होता है। उगादी कहाँ पर है? महाराष्ट्र की न्यू ईयर पर, महाराष्ट्र एंड गोवा के जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पर ये किया जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको न्यू ईयर वाले त्यौहार भी बता देता हूँ, जो न्यू ईयर पर जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उन सभी त्योहारों का आपको एक लिस्ट छोटा सा मैं बना के बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है जी, आओ अब इसके बारे में अपन थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी उत्तराखंड, मैंने क्या कहा आपसे, उत्तराखंड के बारे में कहा। तो उत्तराखंड में कौन सी जगह है जो हमें याद रखनी है? उत्तराखंड का न्यू ईयर पे एक सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं विखू। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम विखू बोलते हैं। तो हमें याद रखिएगा विखू, इस त्योहार का नाम क्या है? विखू। उत्तराखंड में न्यू ईयर पर सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है जी। आओ अब फिर है केरल। केरल में जो सेलिब्रेट किया जाता है इससे मिलता जुलता नाम है विशु। ये देखिए बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद कैसे रखोगे? ख से आता है ख और ख, तो ख और ख दोनों याद रखोगे, उत्तराखंड, ठीक है। विशु कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है बच्चों? केरल में किया जा रहा है, तो याद रखोगे। अब चलते हैं अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट क्या किया जाता है? उगादी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। गुजरात में पाना संक्रांति होती है, नहीं नूतन वर्ष बोलते हैं, पाना संक्रांति उड़ीसा में होती है नूतन वर्ष। पाना संक्रांति जो होती है वो उड़ीसा में होती है। पाना संक्रांति कहाँ सेलिब्रेट की जाती है? उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नागालैंड मणिपुर वाले क्षेत्र में चेरियाई ओवा किया जाता है। चेरियाई ओवा, ठीक है ना। अब राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में नववर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। यूपी में जो सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, यूपी में कौन सी क्या सेलिब्रेट किया जाता है? रामनवमी सेलिब्रेट की जाती है। तो ऐसे करके कुछ फेस्टिवल हैं जो ये सेलिब्रेट किए जाते हैं न्यू ईयर पर, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमसे पूछा जा रहा है। स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की दशा में बंद पत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन की स्थिति में होंगी। ये बात सही है, ठीक है। यानी कि जब कंपटीशन मार्केट में चल रहा होता है, असेट जो मार्केट होता है, तो उसमें बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन की स्थिति में होते हैं। ये बात सही है भैया। आगे के भी देख लेते हैं। स्पर्धी यानी कंपटीशन जब हो रहा होता है तो असेट मार्केट में की दशा में विक्रेता को लाभ पहुंचाने के लिए बंद पत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य से कम होगी। नहीं, ये गलत बात है भैया, ये बेईमानी कहलाई जाएगी। ऐसे हम बदलाव नहीं कर सकते हैं अपने मन से। तो अब जो सॉलिड आंसर होगा वो ये है इनमें से। स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की दशा में सही करना है ना। हाँ, खरीदार को लाभ, ये सेम कहानी है। यहाँ पे आपको सेलर को लाभ पहुंचा रहा था, यहाँ पे वायर को लाभ पहुंचा रहा है। ये दोनों ऐसे ही अपन अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई मार्केट रनिंग करो, शेयर मार्केट ही कर रहे हो, अगर कोई जानबूझकर किसी पर्टिकुलर कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है तो उसके जो शेयर होल्डर है, बाकी जो मार्केट में लोग हैं, उनको डेफिनेटली नुकसान होगा और ये इलीगल चीज़ें होती हैं। स्पर्धी परिसंपत्ति बाजार की दशा में विक्रेता को लाभ, वो सेम कहानी आ गई है। यहाँ पे भी अधिक बोल दिया यहाँ विक्रेता, तो सबसे करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों में से एक नहीं है? मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी पॉजिटिव बात है भैया हरित क्रांति को लेकर। हरित क्रांति क्या थी? जो कृषि को लेकर थी, जिसमें पेड़ पौधे जो थे, जब जो सब्जियां थी, अनाज था, मेनली अनाजों को लेकर थी, उन्हें बढ़ावा यहाँ पे देना था। तो अब क्या कहा गया है इसमें? मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के और बड़े किसान हरित क्रांति की नई तकनीक से लाभान्वित होने में सक्षम थे नहीं। ये सभी लोग जो किसान थे, छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, इन सभी को फायदा पहुँचाने का इसका लक्ष्य रखा गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े किसानों को ही लाभ पहुँचाना था। दूसरी बात, हरित क्रांति से उन किसानों को लाभ हुआ जिनके पास भूमि, पूंजी, प्रौद्योगिकी जानकारी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो वहाँ पर किसान मौजूद थे, सामान्य किसान हों, जो लाभ होता है वो सामान्य किसानों को भी हुआ था, सामान्य किसानों को हुआ व अन्य किसानों को भी हुआ। ऐसा नहीं है पूंजीपतियों को इससे नुकसान हो, लगभग सभी किसानों को इससे फायदा पहुंचता है। हरित क्रांति के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास में वृद्धि हुई, ऐसा कुछ नहीं है। शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई कि ये कहना चाह रहा है, देखो कृषि जब बढ़ने लगी तो लोग रोजगार की तलाश में गाँव से, शहर से लोग गाँव में जाने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोग कृषि से, गाँव से लोग शहर की तरफ अब जा रहे हैं।
हरित क्रांति के कारण कई मामलों में काश्तकार का विस्थापन हुआ। हाँ ये सही है भैया, कई मामलों में काश्तकारों का विस्थापन हुआ, ये बात कहीं तक मुझे करेक्ट लगती है, नकारात्मक प्रभावों में से एक नहीं था। ठीक है, बाकी ये सारे इफेक्ट हैं, बाकी ये 3 आपके नहीं है। इस क्वेश्चन के अनुसार जो होगा नकारात्मक प्रभावों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है। हरित क्रांति के कारण कई मामलों में काश्तकारों का विस्थापन हुआ, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। कौन कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा की पूर्ति की M1 माप में सम्मिलित किया जाता है किस किस को? जनता के पास करेंसी को, बिल्कुल सही है। M1 में जिसको शामिल जो किया जाता है, सुनिएगा ढंग से, M1 में जिसको शामिल जो किया जाता है वो क्या होता है? जनता के पास जो करेंसी है उसको शामिल किया जाता है। जनता के पास करेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं। डाकघर के पास आवधिक जमा, ठीक है, या व्यावसायिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के RBI में मांग जमा। डाकघर के ये शामिल नहीं किए जाते हैं, ये जो शामिल किया जाता है व्यावसायिक से रिलेटेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? A और C। अब ऑप्शन में देखो A एंड C कहीं पे हैं क्या? ठीक है, हैं तो आप टिक कर दीजिए उन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। C.V. रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी स्थित है। भारतीय जो अकादमी है, भारतीय विज्ञान अकादमी, कहाँ पर स्थापित की गई थी? वो बेंगलुरु में स्थापित की गई थी C.V. रमन के द्वारा। C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पहले भारतीय जो थे नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित होते हैं उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और सेकंड जो होते हैं वो C.V. रमन होते हैं। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है बच्चों, कब होती है? 1901 में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, कब शुरुआत होती है? तो 1901 में हो जाती है। ठीक है, चलो नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए जाते हैं। ठीक है, भारत को जो पहला मिलता है वो 1913 में मिलता है, और भारत को दूसरा जो मिलता है वो 1930 में मिलता है। पहला जो मिलता है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है। हाल ही मैंने इसी चीज़ का जिक्र किया, रविंद्रनाथ टैगोर को। और सेकंड जो मिलता है फिजिक्स में मिलता है C.V. रमन को। और इनको जो मिला था वो लिटरेचर में मिला था, यानी कि साहित्य में मिलता है लिटरेचर। और C.V. रमन को किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी, ठीक है ना। अब तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? C आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी, ठीक है ना, वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसने तुगलक वंश राजवंश की क्या नींव डाली? वो नींव डाली गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया वो सुनिएगा। गयासुद्दीन तुगलक, इसने क्या किया बच्चों? तुगलक राजवंश की नींव डाली। तुगलक राजवंश की नींव डाली। नींव डालने के पश्चात, ठीक है, और किसको हराया? खिलजी राजवंश के शासक जो रहे उनको हराया। ठीक है ना, क्या नाम था उनका भी यहाँ पे दे रखा है? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी को हराया। ठीक है, दूसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक राजवंश की स्थापना की। इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। गाजी मलिक इनका नाम था। इनके जो उत्तराधिकारी रहे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इनके मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनते हैं, तुगलक राजा बने बाद में। अब बात समझने की बात यह कि इनकी गाजी मलिक, इनकी जो उपाधि है इसके गाजी मलिक के नाम से उन्हें बुलाया जाता था या पुकारा जाता था, ये बात अभी ध्यान रखना। और जो खिलजी वंश के जो आखिरी राजा थे खुसरो, उनको हराकर इन्होंने तुगलक राजवंश की नींव रखी। तो आप ये पूछ सकते हो कि भैया तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद राजा कौन बना? मोहम्मद बिन तुगलक। ये छोटी सी बातें हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर हमारे पास मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जब दूध दही में परिवर्तित होता है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो एक किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस जो होते हैं, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, उन्हें रासायनिक या भौतिक यानी कि उसके आकार में, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको तोड़ देता हूँ तो एक मार्कर था, दो उसके टुकड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। इसको वापस लाया जा सकता है। केमिकल चेंज होने के पश्चात उसे वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध से दही बनाया गया, दही से छाछ बनाई जाएगी, अब छाछ से वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा देख लीजिए ढंग से, ये डी आंसर इसका हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या आंसर करेंगे क्या नहीं। चलिए आइए, भारत का निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन सघन, जब मैंने ये सेंसस पढ़ाया था तो मैंने साफ तौर पे रीजन्स बताए थे। इसमें क्या रीजन बताए थे वो सुनिएगा, मैंने क्या रीजन्स मैं आपसे डिस्कस किया हूँ वहाँ पे। जब मैं सेंसस पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा तरीके क्वेश्चन को कैसे करने, जब हमें मेन आंसर नहीं आ रहा होता है तो कैसे करना होता है। जैसे मैंने कहा है उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है, ये मैंने कहा कि ये पूर्व भारत है, ये पश्चिमी भारत है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जनसंख्या, सघन जनसंख्या किस साइड में है, ठीक है। सघन जनसंख्या के क्या कारण है, कहाँ पर है? तो मैंने कहा था कि जहाँ पर सुविधाएं अधिक होंगी, सुविधाएं अधिक होंगी, सुविधाएं कहाँ पर होंगी? जनसंख्या अधिक होगी, सुविधाएं अधिक होने पर, सुविधाएं अधिक होने पर जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, पूर्वी भारत जो है, यहाँ पे क्या है? पहाड़ और पर्वत हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है? पहाड़ और पर्वत है। यहाँ पे सुविधा और जनसंख्या दोनों ही कम है, सुविधाएं और जनसंख्या क्या है? यहाँ पे दोनों ही कम है। अब जब दोनों ही कम है तो यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करेगी। ये जो क्षेत्र है उत्तरी भारत जो है, यहाँ पे दिल्ली जैसे कि यूपी का, एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, तो ऐसे करके ये जो है ना, यहाँ पे है मैदानी क्षेत्र, ये समतल क्षेत्र है, मैदानी प्लेन क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं हैं। जैसे मुझे रेलवे, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ या सरकार में कोई मंत्री पद पे हूँ, तो मुझे रेलवे लाइन बिछानी है, रेलवे लाइन बिछानी है तो मैं ऐसी जगह बिछाने का प्रयास करूँगा जहाँ आसानी से बिछाया जा सके। ऐसे स्थान पर कभी बिछाने का प्रयास नहीं करूँगा जहाँ पर कि मुझे बिछाने में या मेरी जो लेबर है उनको बिछाने में दिक्कत आए। जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है, वह रेलवे लाइन बिछाना है, जैसे कहीं पे बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नीचाई है, तो वहाँ रेलवे लाइन का बिछाना है, रोड बनाने में मुझे दिक्कत आएंगी। लेकिन प्लेन एरिया में ये चीज़ें करने में आसानी रहेगी। इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट अधिक होते हैं, जनसंख्या अधिक निवास करती है, वहाँ पे घर बनाना, ऐसे छोटी छोटी सुविधाएं या मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? आसानी से बन पाती हैं। तो ये बात ध्यान रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तरी भारतीय मैदान, उत्तरी भारतीय मैदान। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। द्वीप समूह वह होता है जब चारों ओर से पानी से घिरा होता है। थार के मरुस्थल में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, रेत ही रेत है। हिमालय पर्वत वाला आपको पता ही है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। थार का मरुस्थल वाला ये रहा क्षेत्र। और आइसलैंड कहाँ पे है? यहाँ पे अंडमान और निकोबार दोनों के दोनों, ठीक है। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, ये सारे के सारे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? काम करने के लिए अधिकार को संरक्षित रखना, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक नागरिक संहिता को संरक्षित रखना, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बी आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए भैया आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र सरकार के लिए एक पूंजीगत व्यय नहीं है? पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पहले बहुत बार क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, बहुत बार मैंने यहाँ प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लोन स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स असेट्स, सी ठीक है। सैलरी एंड ओल्ड एज पेंशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड ब्रिज। देखो भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लोन एंड असेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। इंप्रूवमेंट फिक्स असेट भी है और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ब्रिज भी है। सैलरी एंड ओल्ड एज पेंशन नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहीं से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, वेतन और वृद्धावस्था पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पीले हरे और हरे रंग का एक रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रा मैफिक अप्रेयर सेलों जैसे बेसाल्ट, ग्रेवो, डियोनाइट, डाइवेस और पैरोडाइट में पाया जाता? तो होता है ओलिविन। कौन सा होता है बच्चों? ओलिविन होता है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? सार्वजनिक, एक प्राइवेट तो नहीं है, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है।
डाबर उद्योग, डाबर आंवला वाला तेल जो आता है ना, सबने यूज किया वो प्राइवेट है। टिस्को ये भी प्राइवेट है। बजाज ऑटो, बजाज जो आप स्कूटर यूज करो, बाइक यूज, तीनों के तीनों प्राइवेट। और वेल जो है वो कैसा है, गवर्नमेंट है। यही यहाँ से बताना था, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस से आप या थोड़ी बहुत अखबार पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? दोबारा सुनिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये हमसे पूछा जा रहा भैया लेखक कौन है, तो फटाफट से बताइए कि आर.सी. दत्त हैं। कौन है? आर.सी. दत्त हैं। तो ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। आंसर क्या हो जाएगा? आर.सी. दत्त साहब। नेक्स्ट कर चलते हैं। जगोई और थावल चगोवा किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? जागोई ये मणिपुर नृत्य, जब मैं पढ़ाता हूँ क्लासिकल डांस तब इस जगोई के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। तो इस डांस का क्या नाम हो जाएगा? मणिपुर। क्लासिकल डांस किया जाता है मणिपुर में, मणिपुरी, ठीक है। ये राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये फोक डांस हैं। ये कौन से हैं? फोक म्यूजिक्स हैं, फोक डांस है, म्यूजिक नहीं, फोक डांस, लोक नृत्य हैं बच्चों, ठीक है। अब जब फोक क्लासिकल डांस की जब बात की जाती है, क्लासिकल डांस की जब बात की जाती है तो मणिपुरी नृत्य आता है, ठीक। उसमें ही जगोई का एक रूप आता है, ठीक है। एक पुंग चोलाम भी आता है, और चोलाम का मतलब क्या होता है? ढोल। पुंग का मतलब ढोल होता है, पुंग का मतलब क्या होता है? ढोल। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लासरूम में कई बार बता रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से मणिपुर हो जाएगा। 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक अलवारी चुंबक बनाया, जो एक समय में 750 पाउंड तक धातु उठा सकता था? ये हमसे पूछा जा रहा है कि भैया बता दो क्या नाम था इस व्यक्ति का। तो इस व्यक्ति का जो नाम था वो था जोसेफ हेनरी। इस व्यक्ति ने बनाया था, जिस व्यक्ति का क्या नाम है अभी करंट में? जोसेफ हेनरी। ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष एथलीट कौन थे? अब ओलंपिक की बात आई है बच्चों। ओलंपिक पहली बार जो खेले जाते हैं तो हमें यूनान में देखने को मिलते हैं, 700 ईसा पूर्व हमें देखने को अवशेष मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न में जब दिखने को मिलते हैं तो 1896 में पहली बार मॉडर्न एथेंस में ओलंपिक खेले गए थे। यानी कि आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत होती है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो होती है बच्चों कब होती है? 1896 में होती है। उसके बाद 19 में होते हैं। अभी जो हाल ही में हुए हैं वो 2024 में हुए हैं। एक डेट और बता देता हूँ, 1924 में। इसको कई बार रिपीट भी कर रहा हूँ। रीजन में आपको बता देता हूँ कि 1924, 1900 और 2024 में जो ओलंपिक हुए थे वो फ्रांस में हुए थे बच्चों। कहाँ पे हुए थे? फ्रांस में हुए थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। कैसे? सुनो, इसका तो मैंने बताया कि एथेंस में हुए थे। इसका मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये कहाँ पे हुए थे? एथेंस में हुए। इसका मैं आपको बताऊँ पेरिस में होते हैं ये भी पेरिस में होते हैं। और 2024 के भी कहाँ पे हुए हैं? ये पेरिस में हुए। आपसे पूछा जाएगा कि 2024 से पहले ओलंपिक या 100 साल पहले ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो वो कहाँ पे हुए थे? पेरिस, यानी कि फ्रांस में ही हुए थे। ये बात ध्यान रखना। और जिस व्यक्ति, ये क्वेश्चन जो पूछा गया वो थॉमस हिक्स के बारे में पूछा गया। कौन थे वो? थॉमस हिक्स थे। अब ये आ जाती है कि इसके होस्ट कंट्री कौन कौन है। तो होस्ट कंट्री कौन कौन है बच्चों? हमने 2020 का देखा, टोक्यो में हुआ। 2020 का कहाँ पे हुआ? टोक्यो, जापान के अंदर हुआ, ठीक है। अब 2024 में चलते हैं। कहाँ पे हुआ? पेरिस, फ्रांस में हुआ, ठीक है। अब 2028 में चलते हैं। 2028 के कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस, LA। कहाँ पे है लॉस एंजलिस? अमेरिका में। और 2032 के कहाँ पर होंगे बच्चों? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं अपन, ठीक, आ जाओ।
मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? ये हमसे पूछा जा रहा है कि भैया हमें बता दो राष्ट्रगान के सम्मान से कौन से संबंधित है, तो आर्टिकल 51A है। बेगम अख्तर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बेगम अख्तर जो थी, जो गजल गायक थी, सिंगर हैं, गजल गायक किया करती हैं, गजल गायक हैं। हाल ही में NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? वो महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है बच्चों? महाराष्ट्र ने अनिवार्य रूप से किया है। देखिए बच्चों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने CRPF दिवस परेड 2025 कहाँ संबोधित किया है? तो नीमच में किया है। और नीमच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नीमच कहाँ पर बच्चों? मध्य प्रदेश में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं 49। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित करेंगे? तो ये बिहार मधुबनी में करेंगे। कहाँ करेंगे बच्चों? बिहार मधुबनी में करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट एंड फाइनल। हाल ही में सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश की नाकाम की है? तो ये ऑपरेशन टिक्का, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन टिक्का। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू, धन्यवाद।